प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। आइए आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 2 वर्ण विचार का पठन पाठन करते हैं। आप जैसे चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर हमें दो चीजों का चित्र दिया है, एक पर्वत का और एक उद्यान का। तो जब हम इन शब्दों की वर्णों की रचना को देखते हैं, भाई ये मिलके किससे बने हुए हैं? ये वर्णों से मिलके बने हुए हैं। जब हम इनका वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें क्या मिलता है? प, अ, र, व, अ, त और अ। और ऐसे ही उद्यान शब्द का जब हम विच्छेद करते हैं तो हमें मिलता है उ, द, य, आ, न, अ। तो आप ये देख सकते हो कि क्या है, क्या अब हम इन्हें और ज्यादा खंडित कर सकते हैं? क्या हम इन्हें और तोड़ सकते हैं टुकड़ों में? नहीं, हम इन्हें नहीं तोड़ सकते। तो इन्हें ही हम वर्ण बुलाते हैं। तो वर्ण क्या हुआ बच्चों? वर्ण वह छोटी इकाई है जिसके आगे खंड नहीं किए जा सकते, यानी कि जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन्हें आप ऐसे ही लिखेंगे, वर्णमाला। अब वर्णमाला किसे कहेंगे बच्चों? वर्णों के समूह को जिसमें वो संगठित तरीके से प्रेजेंट हैं। मतलब कि जैसे कि आप इंग्लिश में अल्फाबेट्स पढ़ते हो, आप कैसे पढ़ते हो? ABCDEF। तो ये कैसे है? ये बिल्कुल ही एक ही तरीके के लगाए हुए हैं। ऐसे ही वर्णमाला में भी वर्णों का समूह होता है, बिल्कुल जो ये समूह होता है बिल्कुल संगठित होता है। मतलब एक जैसा समूह होता है, हमेशा एक जैसा ही रहेगा, उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्णों का समूह। वर्णमाला किसी भाषा में प्रयोग आने वाले मूल ध्वनियों या वर्णों का निश्चित क्रमबद्ध समूह है। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। तो हर भाषा का अपनी वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी में अगर हम वर्णमाला की बात करें तो इसमें हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, जैसे कि स्वर और व्यंजन। तो स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त अयोग वह संयुक्त व्यंजन, आगत ध्वनियां तथा ड, ड़ जैसे विशेष वर्ण भी वर्णमाला के अंग हैं। स्वर, अब स्वर क्या होते हैं बच्चों? ये ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती है। तो ये हम एज इट इज बोल सकते हैं। इसके लिए इन्हें जब हम बोलते हैं तो इनके उच्चारण के लिए हमें किसी दूसरे व्यंजन या स्वर की आवश्यकता नहीं होती है, किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं, इनकी संख्या 11 है। जैसे कि आप बोलते अ, आ, ई, तो क्या है इसके अंदर? क्या हो रहा है? इनके उच्चारण करते समय हवा जो है वो मुख से बिना किसी रुकावट के ही बाहर निकल रही है, इसीलिए इन्हें स्वर कहा जाता है। ये 11 होते हैं, जैसे कि अ, आ, ई, उ, ए, ओ और र। तो इसे हम बोलते हैं 11। स्वर के 3 भेद होते हैं बच्चों। पहला होता है ह्स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ह्स्वर जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हम ह्स्वर कहते हैं। ये 4 हैं, जैसे अ, ई, उ, र। इसमें मूल स्वर भी कहा जाता है। फिर आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो होते हैं बच्चों जिनके उच्चारण में हमें ह्स्वर से ज्यादा समय लगता है, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ और ओ। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ये केवल एक है और इसका चिन्ह आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जब हम इसको पुकारते हैं तो हम कैसे पुकारेंगे? सुनो, राम, ओम। अंग, अंग तथा अयोग वहां कहलाते हैं। वर्णमाला में इसका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अंग को अनुस्वर तथा अन को विसर्ग कहा जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 2 बिंदु लगाए हुए हैं, तो इसे हम विसर्ग की कैटेगरी में रखते हैं। अनुस्वर, अनुस्वर का मतलब क्या है? इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। मतलब कि आप जो आपका शब्द है उसकी जो रेखा है उसके ऊपर जब आप डॉट लगाते हो या बिंदु लगाते हो तो वो बन जाता है अनुस्वर। इसका उच्चारण करते समय हवा जो है वो नाक से बाहर निकलती है, इसीलिए इसे अनुस्वर कहा गया है। जैसे हंस, खंबा, पंखा, झंडा, रंग, संत आदि। इसका प्रयोग
पंचम अक्षर के स्थान पर किया जाता है, जैसे ण, ज, न तथा म पंचमाक्षर हैं, जैसे कंघा। चंपक की जगह हम लिख सकते हैं म को हटा के हम लगा देते हैं उसकी जगह बिंदु, तो चंपक आदि। अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है, इसमें आप रेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख से समान दबाव से बाहर निकलती है। तो यहाँ पे अनुस्वर में क्या था, अनुस्वर में जो हमारी साउंड थी वो कहाँ से निकल रही थी, नाक से निकल रही थी, और यहाँ पर नाक तथा मुख से दोनों से ही हवा से समान दबाव से बाहर निकलती है, जैसे माँ, पूंछ, हंस, बूंद, ऊंट आदि। जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा ना हो तब हम चंद्र बिंदु लगाते हैं, और जब मात्रा हो तो हम अनुस्वर का प्रयोग करते हैं। विसर्ग इस ध्वनि का चिन्ह होता है जिसमें हम 2 बिंदु लगाते हैं। इसका उच्चारण ह की भांति होता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों यानी कि संस्कृत से जो शब्द आए हुए हैं ऐसे शब्दों के साथ हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः, अंततः आदि। आगत ध्वनि आ यानी अर्धचंद्र, आपने देखा होगा जैसे कि शब्द होता है डॉक्टर, तो डॉक्टर में आप आ की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र बिंदु लगाते हैं, मतलब उसमें बिंदु नहीं आता है, अर्धचंद्र ही रहता है। डॉक्टर, कापर, ट्राली, बाल आदि। स्वरों की मात्राएं, स्वर आ, अ की कोई मात्रा नहीं होती, शब्द इसका बनेगा कलम, कमल इत्यादि। आ में आ का डंडा आता है, जैसे काम। ई में मात्रा आती है, जैसे किला। बड़ी ई में बड़ी ई की मात्रा आती है, जैसे कील। ऊ, छोटे ऊ में छोटे ऊ की मात्रा आती है, कुछ। बड़े ऊ में कूप। र में नीचे आ जाता है, कृपा। ए में ए की मात्रा आती है, केला। ए में 2 मात्राएं आती हैं, जैसे कि कैसा। ओ में एक मात्रा आती है, कोना। ओ में आती हैं 2 मात्राएं, कौन। फिर आते हैं बच्चों व्यंजन। ये वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग भागों को छू कर निकलती है। इनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, मतलब इनको बोलने के लिए हमें हमेशा स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी है? 33 है। स्वर कितने थे? 11 थे, और व्यंजन कितने हैं? 33 है। तो इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले आती है क वाली लाइन, जिसको हम कवर्ग बोलते हैं। क ख ग घ ण, च्वर्ग च छ ज झ ण, टवर्ग ट ठ ड ढ ण, तवर्ग त थ द ध न, पवर्ग प फ ब भ म। फिर आते हैं अंतस्थ व्यंजन य र ल व, और ऊष्म व्यंजन श श स ह। तो बच्चों इसमें हमें क्या ध्यान देने वाली बातें हैं, आइए देखते हैं। ऊपर लिखित सभी व्यंजनों में अ मिला हुआ है। जैसे क, आप क बोलते हो तो क में आपको अ की साउंड भी सुनाई देती है। जब हम इन्हें अरहित लिखते हैं तो इनके नीचे हमें हलंत लगाना पड़ता है। जैसे क के नीचे हलंत, ख के नीचे हलंत, ग के नीचे हलंत, घ के नीचे हलंत आदि। ड द ड ध्वनियों का प्रयोग हिंदी में ही होता है, संस्कृत में इनका उपयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में होता है, जैसे सड़क, तड़का, पढ़ाई, चंडीगढ़। र का प्रयोग मात्राओं के रूप में भी होता है, जैसे र मूल रूप में आप ऊपर मात्रा लगा दोगे तो ये हो जाएगा स्वर रहित। जब आपने इसमें डंडे पे मात्रा लगाई है तो ये हो जाता है स्वर सहित। नीचे की तरह इस तरीके की मात्रा आती है तो वो स्वर रहित होते हैं। नीचे से गोल व्यंजनों के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे ट हो गया, ठ हो गया। रमन, कर्म, क्रम, राष्ट्र। उ तथा उ की मात्रा र के बीच में लगाई जाती है। जैसे कि र छोटे उ की मात्रा होगी तो हम इसमें घुमाव नहीं देंगे, लेकिन जब बड़े उ की मात्रा होगी तो बीच में घुमाव आएगा। जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तब बाद में अ की ध्वनि सुनाई देती है, अर्थात सभी व्यंजन में अ मिलकर मिला होता है, परंतु शब्द में व्यंजन के साथ स्वर की जिस मात्रा का प्रयोग किया जाता है उसकी ध्वनि सुनाई देती है। जैसे श और ये उ,
तो क्या हो जाएगा, शूल। ल के साथ आपको अ की साउंड सुनाई दे रही है, लेकिन श के साथ ऊ की साउंड सुनाई दे रही है। यदि शब्द में वर्ण का उच्चारण शुद्ध ना हो तो वर्तनी में भी अशुद्धियां हो जाती हैं, जैसे स्वाद। हम स्वाद नहीं लिखते बच्चों, इसको हम लिखते हैं स्वाद, स्व। तो आधा स की साउंड जो है वो हमें सुनाई दे रही है, तो यहाँ पे आधा स व आद। ऐसे ही मूंगफली, मूंगफली नहीं होता है, इसको मूंगफली लिखते हैं हम। व्यंजन के भेद बच्चों ये 3 तरह के होते हैं। स्पर्श व्यंजन जो कि 25 होते हैं, अर्थ स व्यंजन होते हैं 4, और ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 ही होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्श मतलब छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास वायु जीवा और मुंह के अलग अलग भावों को स्पर्श करके निकलती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब आपकी जो जीवा है और आपके मुख से हवा जो है अलग अलग भावों को टच करके निकलती है, ऐसे व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ये हमारे 25 होते हैं, जैसे क ख ग घ ड़। प्रत्येक पंक्ति के प्रथम वर्ग के नाम के आधार पर उस वर्ग के अन्य व्यंजनों को जाना जाता है, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग आदि। फिर आते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये भी बच्चों ये 4 होते हैं। अंत का मतलब होता है बीच, और स्थ मतलब स्थित। जो वर्ण हमारे बीच में स्थित होते हैं, मतलब जिनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है, उन्हें हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है। उच्चारण के समय जीवा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारी जीवा है ये मुख के किसी भाग को भी स्पर्श नहीं करती। जैसे हम बोलते हैं य र ल व, तो इसमें आप क्या देखते हो कि आपकी जीवा जो है ये मुख के किसी भाग को भी टच नहीं कर रही। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का मतलब होता है गर्मी। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ कर खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन बोला गया है। क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीवा है वो रगड़ती है हमारे मुख से, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे ऊष्म मतलब गर्मी प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा गया है। जैसे कि श, श, स और ह। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग भागों से टकराती है। उच्चारण के अंगों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार है। कंठय, कंठय मतलब गले से, जिनके उच्चारण में गले से आवाज निकलती है उनको हम बोलते हैं कंठय। जैसे कि क, ख, ग, घ, ड़, ह तथा विसर्ग। तालव्य, तालव्य मतलब कठोर तालु से। च, छ, ज, झ, न, य, श। मूर्धन्य, कठोर तालु के अगले भाग से। ट, ठ, ड, ड़, न। तो इन शब्दों को हम बोलेंगे मूर्धन्य। दंत्य, दांतों से। दांतों से कौन सी आवाज निकलती है, कौन से व्यंजन होते हैं वो, त, थ, द, ध, न। वत्सर्य, दांतों के मूल से। स, ज, र, ल। दव्योष्ठ्य, दोनों होठों से। प, फ, ब, भ, म। तो इनको हम बोलेंगे दव्योष्ठ्य। और दंतोष्ठ्य, निचले होठ व ऊपरी दांतों से ये निकलते हैं। कौन से व्यंजन है वो, व और फ। संयुक्त व्यंजन, बच्चों ऐसे व्यंजन ऐसे शब्द जो 2 व्यंजनों से या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलके बने हैं, उनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन 2 या अधिक व्यंजनों से मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे श, तो ये किससे मिला है, क, श प्लस अ, तो ये बन गया श। इसके अक्षर क्या हो सकते हैं, कक्षा, भक्षक, क्षमा, क्षत्रिय। त्र, त्र किससे मिलके बना है, त, र और अ। जैसे पत्र, पत्रिका, सर्वत्र, त्रिकोण, त्रिलोक। ज्ञ, ज्ञ बना है ज्ञ प्लस न प्लस अ, ज्ञ, सर्वज्ञ, ज्ञान, विज्ञान, विज्ञापन। श्र, श्र, र और अ से मिलके बना है श्रीमती, श्रम, परिश्रम, श्रवण। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो पहला व्यंजन है उसके साथ अ नहीं है, लेकिन दूसरे व्यंजन के साथ स्वर है। द्वितीय व्यंजन, जब एक व्यंजन को अपना समरूप व्यंजन से मेल होता है, मतलब क्या है कि आप जब अक्षर में एक आधा और एक पूरा व्यंजन इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं द्वितीय
व्यंजन, जैसे न और न, अन्न, म प्लस म, चम्मच, च प्लस च, सच्चाई, त प्लस त, सत्ता। द्वितीय व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। संयुक्ताक्षर मतलब कि जॉइंट लेटर्स, जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे क और त, क्या बन गया? कत, तो ये हो जाएगा संयुक्त। स प्लस थ, स्थ, स्थान, स प्लस व, स्व, स्वाद, द प्लस ध, दद, जैसे कि शुद्ध। यहाँ दो अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन नहीं बनाते। आगत व्यंजन ज और फ आगत व्यंजन है। इनका प्रयोग उर्दू फारसी के शब्दों में होता है, जैसे फन, जरा आदि। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद का क्या मतलब है? विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना। जब हम शब्द के अंदर जितने भी वर्ण हैं उनको अलग अलग कर देते हैं तो उसे बोला जाता है वर्ण विच्छेद। शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करते समय स्वरों को मूल रूप में लिखा जाता है और व्यंजनों के नीचे क्या लग जाता है बच्चों? हलंत लग जाता है। जैसे कि रजत, तो आप रजत को कैसे लिखोगे? र के नीचे हलंत, अ ज अ त प्लस अ। ऐसे ही अगर मुझे कंगारू लिखना है तो क अंग प्लस ग प्लस आ प्लस र प्लस उ, कंगारू। ऐसे ही ट्रक लिखना है, ट र अ क अ। स्तंभ, स त अ म भ अ। उच्चारण के समय वर्णों की ध्वनियां जिस स्थान पर आ रही हैं विच्छेद करते समय उन्हें उसी स्थान पर लिखा जाता है। वर्ण संयोग, जब हम वर्णों को मिलाकर शब्द बनाते हैं उसे ही बोला जाता है वर्ण संयोग। शब्द के विच्छेद किए गए वर्णों को मिलाकर पहली वाली स्थिति में लाना वर्ण संयोग कहलाता है। जैसे श अ ब द अ, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा शब्द। म प्लस ओ ल ई क अ, तो ये क्या बना? मौलिक। न ई न द आ, निंदा। उच्चारण तथा वार्तनी की अशुद्धियां, मुख से अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। जब हम अपने मुख से शब्दों को बोलते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम उनका उच्चारण कर रहे हैं। सभी वर्णों के मुख में उच्चारण स्थान होता है। यदि वर्णों का उच्चारण शुद्ध ना किया जाए तो लिखने में अशुद्धियां हो जाती हैं। अगर आप सही से शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे तो आप उनको लिख भी नहीं पाएंगे। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, इसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। नीचे अशुद्ध उच्चारण के कारण सामान्य अशुद्धियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि हम आलोक को अलोक नहीं लिखेंगे, आलोक। आवश्यक, पारिवारिक, परिवारिक नहीं होता, पारिवारिक। चाहर दीवारी नहीं होता, चाहर दीवारी। आजादी, अत्याधिक, अत्याधिक में अत्यधिक। व्यवहारिक, व्यावहारिक। साप्ताहिक, नाराज। आशीर्वाद, आशीर्वाद को हम आशीर्वाद लिखेंगे। ई संबंधी अशुद्धियां, दीवार, तो दीवार में आपको बड़ी ई लगानी है। मुनि, छोटी ई। सृष्टि में छोटी ई आती है। द्वितीय में त पे बड़ी ई आती है। केंद्रीय, केंद्रीय में भी बड़ी ई का ही प्रयोग किया जाता है। श्रीमती, श्रीमती में बड़ी ई का प्रयोग किया जाता है। रचयिता, य के ऊपर मात्रा आती है, रचयिता नहीं होता, रचयिता। वाल्मीकि, मिकी में छोटी ई आती है। परीक्षा, बड़ी ई। कालिदास, छोटी ई की मात्रा। ऊ से संबंधी अशुद्धियां, पूजनीय, तो ये हो जाता है पूजनीय नहीं, पूजनीय। रुमाल, वधु, दयालु, छोटा ऊ की मात्रा। मूल्य, गेहूं, रुई, रुई में छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे हम। बहुवचन, रुपया, रुपया, तो यहाँ पे रू छोटा ऊ आएगा। तूफान, बड़ा ऊ। ऋतु, ऋतु में आप री को इस तरीके से लिखेंगे। पृथक, पृथक में र नीचे आ जाता है बच्चों। भ्रष्ट, गृहिणी। ऋषि, श्रृंगार, घृणा। वृक्ष, पृथ्वी, गृहस्थी। ए संबंधी अशुद्धियां,
ऐसा नहीं लिखेंगे हम, इसे ऐसा। ऐश्वर्य, सेना, वैवाहिक, रोशनी, पारलौकिक, बौद्धिक, न्योछावर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, न्योछावर में एक मात्रा है और बौद्धिक में दो मात्राएं आएंगी। त्योहार, त्योहार में एक ही मात्रा आती है। खिलौने। र संबंधी अशुद्धियां, आशीर्वाद, व के ऊपर र आता है। सहस्त्र, नरमी, स्त्रोत, आदर्श, गर्म, कार्यक्रम, कर्म नहीं है बच्चों, ये क्रम, क के नीचे र आएगा। कृपा। अनुस्वार, अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां, चांदनी। तो यहाँ पर च के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, चंद्र बिंदु लगाएंगे। अंगुली, कंघा, कहां, हंसी, महंगी, गांधी, बांसुरी। श स संबंधी अशुद्धियां, दुस्शासन, अमावस्या, कष्ट, सूक्ष्मा, प्रसाद, विशेषण, प्रशंसा, नमस्कार, नमस्कार नहीं नमस्कार। आकाश, रिक्शा, गृह कार्य, सप्ताह, दुर्दशा, परीक्षा, गई नहीं गई लिखा जाता है। स्कूल में आधा स आता है। जाएंगे, सैनिक, रक्षा, विद्यालय, क्षमा, क्षमा नहीं बच्चों क्षमा लिखा जाता है। ज्योत्सना। आओ दोहराएं। वर्ण उच्चारित ध्वनियों का लिखित रूप है जिनके और खंड नहीं हो सकते। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह कहलाता है। व्यंजन के दो भेद हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर मुख से उच्चारित स्वतंत्र ध्वनियां। स्वर के भेद ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनियां। व्यंजन के भेद क्या होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं बच्चों, ये होते हैं 25, जैसे कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, य, र, ल, व, और ऊष्म व्यंजन भी होते हैं 4, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, जैसे श, त्र, ज्ञ प्लस श। व्यंजन एक ही व्यंजन का समरूप व्यंजन से मेल। संयुक्ताक्षर स्वर रहित व्यंजन का स्वर सहित व्यंजन से मेल। वर्ण विच्छेद शब्दों के वर्णों का अलग अलग करके लिखना। तो हमने इस चैप्टर से क्या सीखा, आइए देखते हैं। जरा बताओ तो, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, शब्द की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई को जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने टाइप के होते हैं, इसके दो भेद हैं, स्वर तथा व्यंजन। हस्त स्वर किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ, ई। अनुस्वर और अनुनासिक के उच्चारण में क्या अंतर है, अनुस्वर का उच्चारण केवल नाक से होता है और अनुनासिक में हवा जो है वह मुख तथा नाक दोनों से ही समान दबाव से बाहर निकलती है। वर्ण संयोग किसे कहते हैं, जब हम वर्ण को मिलाकर शब्द की रचना करते हैं उसे वर्ण संयोग कहते हैं। आओ अब लिखे। सही कथन के सामने टिक का निशान और गलत कथन के सामने गलत का निशान हमें लगाना है। हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ आप करेक्ट का निशान लगाएंगे। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 5 है, नहीं 4 होती है। चंद्र बिंदु अनुस्वर का बोध कराते हैं, नहीं अनुनासिक का बोध कराते हैं, तो आप यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाएंगे। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है, बिल्कुल सही है। संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए 5-5 शब्द लिखे। तो आप बताओ अब श से अक्षर कौन कौन से बन जाएंगे, कक्षा, रक्षा, भिक्षु, भिक्षुक, रक्षक। त्र से अक्षर बनाने हैं बच्चों, त्र से कौन कौन से बन जाएंगे, त्रिशूल, पत्र, पत्रिका
और कौन सा बनेगा बताओ? त्रिलोक। और कौन सा बना सकते हो आप इससे? त्र से पत्र हो गया, छत्र हो गया, या फिर आप इससे त्रिलोकी भी बना सकते हो। ऐसे ही ज्ञ से क्या क्या बन जाएगा? ज्ञान, ज्ञानी, आज्ञा, आज्ञाकारी। और कौन सा बन जाएगा ज्ञ से? विज्ञान। श्र से श्रम, श्रमिक, परिश्रम, विश्राम, परिश्रमी। ऐसे ही कोई भी अक्षर आप भी अपने आप से बनाकर इसमें लिख सकते हो। नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वर तथा अनुनासिक का चिन्ह लगाइए। हंसी, हंसी में क्या आएगा बच्चों? हंसी। शैतानिया, शैतानियों में यहाँ पे आप चंद्र बिंदु लगाएंगे। जांच में भी चंद्र बिंदु आएगा। सन्यासी डॉट आएगा। चांद, चांद में भी चंद्र बिंदु। दाएं, चंदन, दाएं में चंद्र बिंदु। चंदन, लोकतंत्र। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। तो यहां पे आप लिखेंगे आ प्लस ल प्लस ओ प्लस क प्लस अ, आलोक। ऐसे ही भारतीय, भ प्लस आ प्लस र प्लस अ, त बड़ी ई, य, भारतीय। इसी तरह बाकियों के आप वर्ण विच्छेद अपने आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। आवश्यक, तो इसको हम लिखेंगे आवश्यक, आवश्यक। वाल्मीकि, तो वाल्मीकि, वाल्मीकि। रुपया, रुपया। गृहिणी, गृहिणी। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। बाकी के आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।